गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसा घटनाक्रम क्रम हमारे समाज में होता है और उस पे कानूनी सलाह और कानूनी एडवाइस की ज़रूरत होती है तो लोग मुझसे संपर्क करते हैं और मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे आता हूँ और उनको पूरा का पूरा एक कानूनी सलाह देता हूँ और कानूनी सलाह के साथ उस कानून के बारे में, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा विस्तृत बातें करता हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही हैक्टिक था और बहुत से ऐसे कॉल आए जो एक ही प्रश्न को लेके थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो श्रम कानून को लेके, लेबर कानून के लिए सस्पेंशन की बात की हुई है, उसके बारे में आप बताइए और उसकी क्या क्या रेमेडी हो सकती है उसके बारे में भी बात आप बताएं। मैंने चूँकि फ़ोन पे सभी लोगों को बताना इतना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के वीडियो के माध्यम से इस बात को पूरा अवगत कराया जाए। क्या है ये प्रोविज़न, आप सबसे पहले ये समझते हैं। वैसे मैं इस पूरे लेक्चर को 2 भागों में बांटता हूँ। पहला लेक्चर की उन कानूनों के बारे में बात होगी जिन कानूनों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डिनेंस बनाने की बात की हुई है। क्या कौन से कानून लागू होंगे, कौन से कानून नहीं लागू होंगे, उसकी बातें हम थोड़ी करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट अभी पिक्चर नहीं हुई जब तक कि ऑर्डिनेंस गजट में नहीं आता है। फिर भी हम एक अनुमान के तौर पे, एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि उसका क्या प्रभाव हमारे पड़ेगा, हमारे वर्कमैन के क्या ह्यूमन राइट्स पे और उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसकी बात करेंगे। तीसरा व्यक्ति हम ये लेंगे कि एक मजदूर नामक टॉपिक पे लेंगे, मजदूर की फिलॉसफी को लेकर काम करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत इस बात से कहते हैं कि सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा ऑर्डिनेंस है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए भेजा गया है, उसका क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश, उसका नाम है कि उत्तर प्रदेश टेम्पोररी एग्जम्पशन फॉर ऑफ द सर्टेन लेबर लॉ ऑर्डिनेंस। उन्होंने यूज किया है सर्टेन लेबर एग्जम्पशन, जो सर्टेन कुछ ऐसे लॉ हैं जो एग्जम्पशन करने के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, लगभग भारतवर्ष में 40 ऐसे लेबर कानून हैं, लेबर लॉज हैं जो एप्लीकेबल हैं। अब उसमें से वो केवल 3, मुख्य रूप से केवल 3, और उसका एक प्रोविज़न, चौथा जो एक्ट का है उसका केवल एक प्रोविज़न इन्होंने लागू करने की बात कर रहे हैं। हम उन बातों के साथ से ये भी बात रखना चाहते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनके बारे में ये उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो वो लागू रहेगा। तो पहला उन्होंने ये कहा है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 का एक एक्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर जहाँ पे रियल इस्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वहाँ पे लेबर्स कानून लागू होंगे। दूसरा ये कहते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का, ये बहुत पुराना एक्ट है और इसमें सामान्यतः तब ये एक्ट इस बात के लिए जिक्र करता है कि यदि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को किसी एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के लिए कंपनसेशन उस वर्कमैन को दिया जाएगा। तो ये एक्ट प्रोविजन करता है, बहुत अच्छा कदम है। तीसरा ये कहते हैं कि जो एक हमारा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 का, तो इसको भी वो कह रहे हैं जाहिर सी बात ये होना भी चाहिए क्योंकि इस दुखद घड़ी में जो हम लॉकडाउन की सिचुएशन में चल रहे हैं, कोविड-19 के वायरस के इतने इम्पैक्ट में हैं, तो इसमें इस तरह के अगर कंपनियों को छूट दे दिया जाए, वो बॉन्डेड लेबर बना के रख देंगे मजदूरों को। चौथा जो एक्ट वो ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन केवल एक प्रोविजन ही होगा, सेक्शन 5 ऑफ द उसका पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 का। वो ये कह रहे हैं कि यदि आप सर्विस देते हैं, अगर कंपनी में काम करते हैं तो आपको सैलरी रिम्यूनरेशन मिलेगा। लेकिन इसमें मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है। ये रहे एक साइड का जो सरकार ये कह रही है कि अगर ऑर्डिनेंस पास होती है तो हम इसे लागू करेंगे। दूसरे साइड में कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं, मैं चूँकि लगभग 40 एक्ट हैं, मैं पूरे एक्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मोटे मोटे जो एक्ट हैं या जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ द फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट का। ये फैक्ट्री एक्ट क्या होता है? फैक्ट्री एक्ट में आप सामान्यतः सोचिए कि जब फैक्ट्री बनेगा तो उसमें क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। फैक्ट्री बनने के पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, अप्रूवल होगा, लाइसेंस दी जाएगी, उसकी फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स देखे जाएंगे, हेल्थ मेजर्स देखे जाएंगे, वेलफेयर स्कीम है कि नहीं है, वेलफेयर चीज़ें हैं कि नहीं हैं ये देखेंगे, वर्किंग आवर कितना है,
ये देखे जाएंगे। क्या एनुअल लीव दिया जा रहा है कि नहीं वर्कमैन को, ये देखे जाएंगे। ये सब चीज़ अब्सेंट हो जाएगा अगर ये कानून लग जाता है तो, आप इतना मान के चलिए। उसके बाद से अगर हम अगला एक्ट लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है वर्कमैन ये फैक्ट्री एक्ट के बाद से, वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था कि यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइयों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उससे कहाँ सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसा कोड बनाएगा, तो लेबर कोड बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया, वहाँ पे ले जाके अपनी समस्याओं को ले आते हैं। जैसे आपने सुना होगा रिटर्न छटनी कर दी गई, कंपनियों ने छटनी कर देते हैं, कंपनी ले ऑफ हो जाती है, कंपनी क्लोज डाउन या लॉकआउट हो जाती है। अब ये सब चीज़ें होती हैं, स्ट्राइक होता है, ये सब मुद्दे हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। और ये सब जब हम लेबर कोर्ट में आते हैं, जब हम ट्रिब्यूनल में आते हैं तो हमें सॉल्व होता है। तो इन सब चीज़ को अब्सेंट हो जाएंगे, आपकी इस तरह के जो राइट्स हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको रिट्रेचमेंट दिया हो किया जाए अगर कोई कंपनी करती है तो उसके पहले ये हमारे कानूनी प्रावधान रहा है इस एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, कि आपको लगभग मिनिमम 60 डेज के पहले नोटिस दिया जाएगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस एक्ट की अनुपस्थिति में ऐसा होगा? नहीं होगा, सामान्यतः नहीं होगा। एम्प्लॉयर क्यों करेगा? वो जब उसे चाहेगा हायर एंड फायर कर देगा। तो एक महत्वपूर्ण एक्ट ये है। तीसरा एक्ट जो मैं लेना चाहता हूँ वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का। इसमें इन्होंने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है केवल एक प्रोविजन लागू होगा, सेक्शन 5, और प्रोविजन को लागू नहीं कर रहा है। और प्रोविजन को लागू नहीं करने के पीछे कारण क्या होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 5 ये कहता है कि यदि आप सर्विस देते हैं, अगर आप लेबर करते हैं तो आपको उसका रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये बात का निर्धारण करता है वेजेस एक्ट। जैसे वो भी एक वेजेज एक्ट का सेक्शन 4 ये कहता है कि आपको नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, आपको 30 दिन से ज़्यादा नहीं समय लगेगा जब आपको महीने का एक सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जब ये एक्ट नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयर 2 महीने बाद दे, 4 महीने बाद दे, 5 महीने बाद दे, कह तो रहा है देने के लिए, लेकिन कितने दिनों बाद देगा इस बात का निर्धारण नहीं करता है। जैसे कोई कंपनी क्या क्या करती है, ये फैक्ट्री कुछ डिडक्शन करती रहती हैं। अगर सपोज ये वो कहती है, फैक्ट्री कहती है कि नहीं कोविड फीस डिडक्शन लगेगा, कोविड सैनिटाइज किया जा रहा है इसे, तो आप नहीं रोक सकते हैं भाई। डिडक्शन तभी किया जा सकता है जब तक कोई कानूनी प्रावधान, आपके सैलरी में डिडक्शन तभी किया जा सकता है जब तक कानूनी प्रावधान न किया गया, तो ये आपके राइट का वायलेशन किया जाएगा। वो मन माना अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके वो ऐसा करेंगे, तो आप वहाँ पे या हम वहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे राइट्स का वायलेशन होगा। तीसरा चीज़ें आ रही हैं, जैसे एक पीरियड होता है जिस पीरियड को हम ये कहते हैं कि इस पीरियड के बीच में आपको पैसा मिलना ही चाहिए, वो पैसे मिलेंगे नहीं। अब ये हो गया पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का। मिनिमम वेजेज एक्ट की हम बात करेंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में आया। ये किस बात का प्रावधान करता है? मिनिमम वेजेज एक्ट तभी उत्तर प्रदेश की अप्रैल में 1 अप्रैल 2020 से ये आया हुआ है। नियर अबाउट्स एक डेटा है, जिस डेटा में ये कहा गया है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं उन्हें 8,625 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जो सीनियर स्किल्ड है 9,487 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जो स्किल्ड हैं वो 10,627 रुपये 50 पैसे इन्हें पर मंथ दिया जाएगा। ये मिनिमम वेजेस है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्धारित किया है। ये जब कानून नहीं होगा तो क्या ये जो निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन खुद ही निकाले, क्या लागू कर पाएगी? बहुत ही मुश्किल है। जब कानून नहीं है तो आप कानून को, फैक्ट्री को ले जाके कोर्ट में कहाँ ले जाएंगी? अपने आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं होने की वजह से तो वो लेबर कोर्ट है नहीं, ट्रिब्यूनल कोर्ट है नहीं, कहाँ जाएंगे? सीधे हाई कोर्ट आने के बच्चा आप वायलेशन दिखाना पड़ेगा। और ये तब तक प्रक्रिया, जो अब इतना लेबर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बार बार हाई कोर्ट आए, बार बार सुप्रीम कोर्ट आए। इस बात की प्रैक्टिकलिटी को समझना होगा, तो वहाँ भी नहीं होगा। जैसे मिनिमम वेज एक्ट ये भी कहता है कि एक 7 दिन में एक दिन कम से कम रेस्ट मिलना चाहिए। वो कितना घंटा काम कराएंगे, कितने घंटे, वो कहते अभी भी जाके देख लीजिए
कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है, कहा जाता है कि 8 घंटे का काम हो रहा है लेकिन होता 12 घंटे के काम लेते हैं। आप बहुत जगह ऐसा देख सकते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। तो इस तरह के राइट्स और भी चूंकि उनका एक तो अभी आज के डेट में कानूनी शिकंजा है, तो ये हाल है। जब कानूनी शिकंजा ही नहीं होगा तो क्या हाल होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। मिनिमम वेजेज एक्ट ये कहता है कि यदि आप मिनिमम वेजेज नहीं देते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जब ये एक्ट ही नहीं होगा तो किस बात की पेनल्टी? इसका मतलब एम्प्लॉयर जो होगा, उसको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। जब वो चाहेगा, जितना पैसा देना चाहेगा, जब तक काम कराना चाहेगा, वो करेगा। मैंने आपको बताया कि वेजेज एक्ट वाले में, वेजेज एक्ट में आपको पैसा तो दिया जाएगा, लेकिन कितने महीने बाद दिया जाएगा, 2 महीने के बाद दिया जाएगा, 3 डिसाइड नहीं है। और मिनिमम वेजेज में ये भी डिसाइड नहीं होगा कि आपको कितना, आप सपोज कीजिए आपकी मजबूरी का लाभ उठा के वो कहता है कि पर दिहाड़ी आपको 100 रुपये देना है, तो आपको 100 रुपये जाना पड़ेगा। जबकि पहले आप 300 पाते, मनरेगा जैसे चीज़ों में आप 300, 200, 250 पाते थे, आपको 100 रुपये में जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम वेजेज है ही नहीं। तो इस तरह के जो हमारे कानूनी प्रावधान थे वो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन इस तरह से अब नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। अगला आते हैं, जैसे क्या होता है कि अगला आते हैं जिसमें हम लेबर वेलफेयर से बहुत से ऐसे हमने कानून बना रखे थे जो लेबर वेलफेयर के लिए हुआ करते थे। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमने अभी हाल में 2008 में एक कानून बनाया जिसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कहा गया। जब ये कानून ही नहीं होगा तो अनऑर्गेनाइज में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कौन देगा? ये प्रश्न उठने वाला है, और ये बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े बड़े दिल के साथ ये सोचने वाला है कि क्या होगा। जैसे हमने एक और कानून बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एक्ट 1979। जो इंटरस्टेट माइग्रेशन हो रहे हैं उनके लिए कानून बनाए गए थे। जब ये कानून नहीं होगा तो उनकी कौन देखभाल करेगा? बिहार का, उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र में जाके कानून बनाया था। यहाँ आप ये सोचिए कि बिहार का आदमी अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो ये कानून की अनुपस्थिति में उसके जो लाभ मिलने चाहिए नहीं मिलेंगे। मैं एक बार और एक जिक्र करना चाहता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेबरों के लिए भी एक कानून बना के रखा गया था 1970 में। इसमें कहा था कंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 में। इस एक्ट में ये कहा गया था कि अगर कोई कंट्रैक्चुअल एक्ट किया जाता है तो उसके भी वेलफेयर की, उसके भी कंडीशंस उन्होंने रखा था, उसके वेलफेयर की बातें रखी थी, वो सब एक्ट खत्म किए जाएंगे। एक बात और है कि चाइल्ड एंड वुमेन को लेके गवर्नमेंट कह रही है कि वो वैसे प्रोविजन बना के उनके लिए थोड़ा स्पेशल प्रोटेक्शन रखा जाएगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब तक अगर एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा, जैसे चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986, इसमें कहा गया था फैक्ट्रीज में कौन से लोग काम करेंगे, एडोलसेंट काम करेगा, चाइल्ड अगर एडोलसेंट काम कर रहा है तो डेंजरस चीज़ों के पास वो काम नहीं करेगा, इन सब की बात की गई थी, तो वो नहीं कर पाएगा। एक और एक्ट आता है जो सोशल वेलफेयर में आता है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। इसमें ये कहा गया था कि अगर हम सेम वर्क कर रहे हैं, पे फॉर इक्वल वर्क आप जानते होंगे, तो हम मुझे भी वही सैलरी मिले जो हमारे दूसरे को मिल रही है, तो या वुमेन को भी वही मिले जो मेल को मिल रही है। तो ये वाला जो एक्ट नहीं होगा तब क्या होगा? हो सकता है कि एडल्ट को ज़्यादा पैसा दिया जाए, हो सकता है कि वुमेन को कम पैसा दिया जाए, हो सकता है कि वुमेन को ज़्यादा पैसा मिले, एडल्ट को कम पैसा मिले। क्योंकि एक्ट ही नहीं होगा तो हमारे राइट का वायलेशन होगा, 100% होगा। हमने कानून के में एक मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए भी एक कानून बना रखा था, वो भी नहीं होगा। हमने माइंस एक्ट के लिए भी एक जहाँ माइंस है, माइंस एक्ट के लिए कानून बना रखे थे उनके लेबर के लिए, हम लोगों को वहाँ भी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। दूसरी बात ये है कि एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं द पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये क्या है? ग्रेच्युटी क्या है? जैसे आप समझ लीजिए मॉनेटरी बेनिफिट देता है।
उसमें एक सिंपल से पॉलिसी कंपनी ये अपनाती है कि अगर आप कंटिन्यूस सर्विस 5 साल तक करते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको ग्रेच्युटी देना ही पड़ेगा। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी अभी तक। अगर ये एक्ट नहीं लागू होगा तो क्या एम्प्लॉयर, जो सपोज कीजिए कि अभी तक जिसका 2011 में जिसका रिटायरमेंट है, क्या उसे ग्रेच्युटी मिलेगा? पता नहीं, इस बात पे संशय है, अभी देखना पड़ेगा। या जो 2000 जो अभी अभी आज की डेट में 3 साल तक, चूंकि ये लागू होने वाला 3 साल तक सस्पेंड हो रहा है, तो आज में जो लेबर बन रहा है वो 3 साल के बाद से जब नया अगर रिवोक होता है ये जो सस्पेंशन ऑर्डर, तो क्या उसका ग्रेच्युटी काउंट की जाएगी? इस पे भी डाउट है। तो इसको भी ये भी हमारे राइट को कहीं ना कहीं वायलेट करता है। इन सब के बाद से हम ये देखते हैं कि एक और सोशल चीज़ों में आता है, महिलाओं को लेकर संबंधित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, सभी जानते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का। अभी सरकार ने इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये भी क्लियर नहीं किया है कि क्या मैटरनिटी से बेनिफिट एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दो, अगर उन्होंने उन 3 एक्ट्स में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब लागू नहीं होगा। जो मैरिड वुमेन थी, अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो छुट्टियां लेती थी, जो उन्हें बेनिफिट मिलता था, वो नहीं मिलेगा। ये वुमेन राइट्स का भी वायलेशन होगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े ही मानवीय तरीके से देखने वाला चीज़ है। आपको एक और चीज़ बता दें कि एक पर्सनल इंजरी इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1962 का है। ये कानून से प्रोविजन, बहुत से ऐसे कानून हैं जो अभी दिए गए हैं। एक है एम्प्लॉय लाइबिलिटीज एक्ट 1938 का। उसमें एम्प्लॉय की क्या किन किन बात की लाइबिलिटीज फिक्स की गई थी, वो भी कानून हमारे प्रोविजन नहीं दिया गया है। एक और कानून बता दें, प्रोविडेंट फंड से, एम्प्लॉयों के प्रोविडेंट फंड से संबंधित भी कानून बनाए गए हैं। एम्प्लॉयों के बोनस एक्ट पे भी कानून बनाए गए हैं। एम्प्लॉयों को स्टेट इंश्योरेंस के लिए भी एक एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो इसको आपको जानना चाहिए। उसमें कहा गया है कि द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का है, जिसमें ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है। जैसे आपको मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा, आपको सिकनेस बेनिफिट मिल जाएगा, आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस कवर कराता था। जब ये कानूनी नहीं होगा तो वर्कमैन को ये राइट्स दिए नहीं जाएंगे। ओवरऑल हम देखें तो लगभग अगर आप देखते हैं तो लगभग 40 एक्ट हैं। मैंने आपको मोटा मोटा कुछ एक्ट के बारे में बताया। जैसे उन एक्ट के बारे में आपको बताने से पहले हम एक मोटे मोटे देखते हैं। हमने एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट तो चलिए कवर कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि इस दौरान 3 सालों में ट्रेड यूनियन नहीं हुआ तो आपका राइट, अगर एम्प्लॉय की राइट का वायलेशन हो रहा होगा तो आवाज़ कौन उठाएगा? जब एक्ट ही नहीं है तो आप उठाने नहीं देंगे, उसे इलीगल स्ट्राइक करा देंगे। इलीगल स्ट्राइक होना नहीं तो उसका आपकी बात का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि ट्रेड यूनियन होने की वजह से मैनेजमेंट कमेटी में ट्रेड यूनियन का पार्टिसिपेशन होता था, और मैनेजमेंट निर्णय लिया करती थी उसमें ट्रेड यूनियन का भागीदारी हुआ करता था, और एम्प्लॉइयों के हित के बारे में बात की जाती थी। जब ये एक्ट ही नहीं होगा तो ट्रेड यूनियन के एक्ट न होने की वजह से बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जो वर्कर्स, एम्प्लॉइयों के राइट्स होंगे, वो प्रभावित होंगे। तो मोटा मोटा अगर हमने इन पूरे एक्ट के बारे में देखा और थोड़ी थोड़ी बातें जाना, हम एक ओवरव्यू देखते हैं। हमने आपको देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट के में वायलेशन, हमने फैक्ट्रीज एक्ट में किस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फैक्ट्रीज का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उनमें सेफ्टी मेजर यूज नहीं किया जाएगा, उनमें हेल्थ कंसर्न नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे वेलफेयर जो स्कीम में वेलफेयर सुविधाएं दी जाती हैं वो नहीं की जाएंगी। ये सब तो ह्यूमन राइट वायलेशन ही तो है, ये फंडामेंटल राइट्स तो है। उन्हें फैक्ट्री एक्ट के तहत एनुअल लीव नहीं दिया जाएगा, एनुअल लीव नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, इन प्रोविज़न का बताने का मेरा मतलब ये नहीं कि नहीं दिया जाएगा, अगर नहीं देता है तो आप क्या कर लेंगे? ये बातें हमेशा भाई, ये गवर्नमेंट तो कहेगी कि नहीं एम्प्लॉयर दे, लेकिन अगर नहीं देती है तो क्या गवर्नमेंट इसे कंपेल कर सकती है? नहीं। यही तो, चूंकि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट तभी कार्रवाई कर सकती है जब तक वो कानून बनाए। जब कानून ही सस्पेंड है तो वो नहीं हो सकता है। ओवरऑल देखें कि अगर हमारा टाइम नहीं फिक्स हो पाएगा,
हम कितने दिन महीने में हम दिन में करेंगे, कितने घंटे करेंगे, इस बात की भी जिक्र नहीं हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे लगभग 95% लेबर लॉ के सस्पेंड होने की वजह से, बात की गंभीरता को समझिएगा, 95% लेबर लॉ के सस्पेंड होने की वजह से ह्यूमन वर्कमैन या एम्प्लाई के राइट्स पे बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। आपको मैं याद दिला दूं कि ये लगभग उस स्थिति में हम पहुंचने वाले हैं लगभग जो 100 साल पहले हुआ करता था, 1 सेंचुरी पहले। वर्कमैन जो एम्प्लॉइयों के कंडीशंस थे वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये वही कानून है, क्योंकि इन कानूनों के आने के पीछे बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है और ये कानून तब आए हुए हैं। उन सब चीज़ों को हम चुकेंगे। तो हमारा प्रश्न ये है कि हम अब दूसरे पड़ाव में आते हैं कि इन सब कानूनों के नहीं लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला पड़ाव ये पड़ेगा कि जो वर्कमैन हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनके अधिकारों का वायलेशन होगा और एक बहुत बड़े मात्रा में किया जाएगा, क्योंकि और इनह्यूमन कंडीशन में उनसे काम लिया जाएगा। उनकी मजबूरी की वजह से, चूंकि लॉकडाउन होने की वजह से, कोविड-19 होने की वजह से उनके पास रोजगार नहीं है, वो मजबूरी में आके काम करेंगे। उस स्थिति में क्या होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तीसरे पड़ाव में आते हैं कि क्या कानूनी सलाह है इस पे। मेरा कानूनी इस पे सलाह है कि हम इस पे कोर्ट में जा सकते हैं, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जा सकते हैं। हम सबसे पहले हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि यदि मध्य प्रदेश ने भी फैक्ट्रीज एक्ट को लेके कुछ ऐसे प्रोविजन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कंसेशन मांग रही है, अगर मध्य प्रदेश सरकार का भी यही रुख है, राजस्थान सरकार के भी कुछ ऐसे डेटा आए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन आए हुए, और गुजरात सरकार में भी कुछ ऐसे आए हुए हैं, अगर ये सरकारों का, अगर हमें 2 स्टेट भी मिल जाते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जा सकते हैं। या इस ऑर्डिनेंस के साथ साथ उन मध्य प्रदेश अदर स्टेट में जो भी घटना घटने वाली है या हो सकती है, या उन जो रिफॉर्म करना चाहते हैं उनके खिलाफ जा सकते हैं, और 100% इसमें हमें रिलीफ मिलेगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज आज की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ह्यूमन राइट के वायलेशन पे नहीं हो सकता। ये बात ध्यान देने वाली है। मैं दूसरे चैप्टर में, दूसरे वीडियो में इस बात को लेके आऊँगा कि मजदूर नामक जो एक फिलॉसफी है, मजदूर कौन है, मजदूर कैसे होते हैं, मजदूर का क्या स्वभाव है, मजदूर को का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसमें मैं बात करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कानूनी राय मेरा यही है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। यूनियन ट्रेड वालों ने जो मुझे फ़ोन किया, मैं उन्हें यही बात सजेशन किया कि आप आइए और हमारे साथ आइए और हम मिलकर इस बार लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद।